Hello friends, this is DART, Daily Current Affairs Revision Test, in which we discuss 5 of the most important MCQs from the daily most important sources, that is PIB, The Hindu and the Indian Express. And this is an initiative by Questlink IAS, and today on 30th July 2026, Thursday, we'll be discussing today's 5 MCQs. The question number 1 is from governance. I'll read the question aloud first. Consider the following statements with reference to India AI Mission. The India AI Mission Compute pillar aims to establish a high-end scalable AI computing ecosystem to support India's AI startup and research ecosystem. The foundation model pillar focuses on developing indigenous large language models, that is LLMs, multimodal models, domain-specific small language models to strengthen sovereign AI capabilities. The Safe and Trusted AI pillar is primarily intended to provide venture capital financing to AI startups throughout their life cycle. Which of the following relationships among the above statement is or are correct? 1. Statement 2 strengthens the objective stated in statement 1. 2. Statement 3 contradicts the objective in statement 2. Statement 1 and 2 together supports India's goal of achieving sovereign AI capabilities. Select the answer using code given below. A 1 and 3 only, B 2 only, C 1, 2 and 3, D 3 only. Now you can pause this video and attempt this question on your own. After 3 seconds we'll move to solution and explanation. But before that, we'll try to tackle this question based on our general understanding. देखिए ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, this format of question is actually new. This was first asked in 2026 prelims. 2026 प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन पहली बार पूछना शुरू किया है. इसमें ये क्वेश्चन अलग क्यों है? इसमें देखिए आप 3 स्टेप्स होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस में आपको डिसाइफर करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है. पहले तो आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें आपको देखना होता है कि वो सही है या गलत है. उसके बाद फिर आपको सेकेंड लेवल पे रिलेशनशिप पूछा जाता है कि इन स्टेटमेंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है. तो इसको इन अ वे कह सकते हैं कि असर्शन रीजनिंग का यही मतलब एक फॉरवर्ड स्टेप है, या फिर उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड उसका फॉर्मेट है. और उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना होगा कि इन रिलेशनशिप्स वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सा सही है या कौन सा गलत है. तो ये एक्चुअली लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको बनाने में टाइम भी लगता है. फिर भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बन पाए तो एक्चुअली पहले स्टेटमेंट 1 को देखें तो इंडिया एआई कंप्यूट पिलर एम्स टू एस्टैब्लिश अ हाई एंड स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम टू सपोर्ट इंडिया एआई स्टार्टअप एंड रिसर्च इकोसिस्टम. तो इंडिया एआई कंप्यूट पिलर जो है ये हाई एंड स्केलेबल एआई कंप्यूटिंग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है. ये तो सुन के ही मतलब सही लग रहा है स्टेटमेंट, तो ये पहला स्टेटमेंट सही ही है. अब आते सेकंड पे. तो द फाउंडेशन मॉडल पिलर फोकसेस ऑन डेवलपिंग इंडिजिनस LLMs, तो इंडिजिनस LLMs बनाएगा, फिर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बनाएगा और मल्टी मॉडल मॉडल्स बनाएगा. तो ये सब चीज़ें वो जो है फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए, पिलर को मजबूत करने के लिए की जाएंगी. तो ये भी सही लग रहा है स्टेटमेंट और सही है. स्टेट एंड ट्रस्टेड AI पिलर इज प्राइमरली इंटेंडेड टू प्रोवाइड वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग टू AI स्टार्टअप्स थ्रू देयर लाइफ साइकिल. इस तरह की कोई भी बात नहीं है. देखिए कि ये वेंचर कैपिटल और फाइनेंसिंग की बात हो रही है. तो ये जो इंडिया एआई मिशन है ना, इसमें इस तरह की कोई बात नहीं. इसमें है कि अपना जो एआई है इंडिया में उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और फिर ये इस तरह के नए नए डोमेन्स बनाना, मल्टी मॉडल LLM और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल इस तरह की. अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज रिलेशनशिप. तो स्टेटमेंट 2 स्ट्रेंथन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटेड इन स्टेटमेंट 1. ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप LLMs बनाएंगे, मल्टी मॉडल और डोमेन बनाएंगे और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स बनाएंगे, तभी जाके इंडिया का जो कंप्यूट वाला पिलर है वो हाई एंड स्केलेबल एआई और कंप्यूटिंग इकोसिस्टम से सपोर्ट से रिसर्च इकोसिस्टम तैयार होगा. तो नया नया टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा तभी हमारा जो है कि रिसर्च इकोसिस्टम और मजबूत होगा. इसलिए ये स्टेटमेंट 1 सही है. स्टेटमेंट 2 जो है स्ट्रेंथन करता है स्टेटमेंट 1 को. स्टेटमेंट 3 कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट 2. ये गलत है.
क्योंकि ये दोनों एक इसका सपोर्ट कर रहा है और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये दोनों साथ में तो जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि 1 और 2 साथ में नहीं जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है फिर भी आप एक तो ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं, सी तो एलिमिनेट हो जाएगा आपका। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर सपोर्ट इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग सॉवरेन एआई कैपेबिलिटी। तो ये बात भी सही है कि ये दोनों स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमारा जो सॉवरेन एआई कैपेबिलिटी है उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हो गया, आंसर हमारा हो जाएगा ए। ये देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर ये है एक्सप्लेनेशन, इंडिया एआई मिशन कंप्राइजेज ऑफ 7 पिलर्स। तो ये इंडिया एआई मिशन जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कंप्राइजेज 7 पिलर्स टू बिल्ड इंडिया एआई इकोसिस्टम थ्रू कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिजिनस एआई मॉडल्स, इनोवेशन, गवर्नेंस एंड स्टार्टअप सपोर्ट। India AI Compute Pillar aims to establish a high-end scalable AI computing ecosystem to support India AI startup and research community. The foundation model pillar focuses on developing LLMs, small language models, multimodal models, etc. The safe and trusted AI pillar promotes responsible AI through governance framework, fairness, privacy and safety. Startup financing is provided under India AI Startup Financing Pillar. तो ये अलग अलग पिलर की बात हो रही है। तो सेफ एंड ट्रस्टेड जो है AI पिलर के अंदर नहीं आता है, ये आता है अलग पिलर में, इसको फाइनेंसिंग पिलर में है। तो पिलर के नाम से भी हम लोग इसको डिसाइफर कर सकते हैं। अब उसके बाद रिलेशनशिप वाले पार्ट में देखें तो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर स्टेटमेंट 1 enables the development of indigenous AI model described in statement 2. The statement 2 strengthens the objective statement 1. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही क्वेश्चन के समय साथ में, और ये इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट 3 ही इनकरेक्ट है, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कैसे करेगा, इसलिए ऑप्शन हमारा ये था। और ये देखिए इसमें अदर भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अदर पिलर्स ऑफ इंडिया एआई मिशन क्या क्या है। तो इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव IADI, उसके बाद फ्यूचर स्किल्स, उसके बाद एआई कोर्स जिसमें डेटा सेट और प्लेटफॉर्म्स होंगे, इसके बारे में डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बना किस तरह से, तो PIB का ये आर्टिकल है जिसका हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल से ये MCQ बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योग्राफी का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एंड सेंट्रल वाटर कमीशन CWC यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉर रेनफॉल एंड फ्लड फोरकास्टिंग। Number 2, flood forecasting alerts issued by IMD and CWC are disseminated to public through Sachet app. Not Sachet, it's Sachet. Common Alerting Protocol, CAP, and Cell Broadcast System. Which one of the following is correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। 3 सेकंड बाद हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करेंगे अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये IMD और CWC दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि ये इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रेनफॉल और फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। तो ये तो जरूर ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल तो करेंगे, जो टेक्नोलॉजी का काम है ज्योग्राफी का, और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, तो नए नए टेक्नोलॉजी तो एक्सप्लोर करेंगे ही वो लोग। वन सही है। फ्लड फोरकास्टिंग अलर्ट्स issued by IMD and CWC are disseminated to public through सचेत ऐप। तो ये वाला थोड़ा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कॉमन है, ये बहुत बार न्यूज में आ चुका है कि सचेत ऐप से हम लोग जो है सचेत करते लोगों को। सचेत का मतलब इंग्लिश में होता है अलर्ट। तो हम लोग अलर्ट करते हैं कि कोई आपदा या विपदा आने वाली है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हम वेदर फोरकास्ट के द्वारा पहले ही प्रेडिक्ट करता है कि क्या होने वाला है, कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ होने का संभावना है, फ्लड वर्ड, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, साइक्लोन हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा सी हो गया।
और ये आंसर सी है, इंडिया स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क बाय इंटीग्रेटिंग एआई एंड मशीन लर्निंग। और IMD और CWC के बारे में यहाँ दिया है। उसके बाद फ्लड अलर्ट जनरेटेड बाय IMD एंड CWC आर डिसेमिनेटेड थ्रू सचेत ऐप, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन लिया गया है PIB से ही, और PIB का ये आर्टिकल का हमारा स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन नंबर 3 साइंस एंड टेक का है, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEVs कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। Electricity required to propel the vehicle is generated on board through electrochemical reaction between hydrogen and oxygen. The only direct emission from the fuel cell is water vapor. Hydrogen is burnt inside the engine cylinder to generate mechanical power. How many of the statements are correct? A only one, B only two, C all the three, D none. आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पे 3 सेकंड बाद जाएंगे। उससे पहले हम लोग इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग से टैकल कर पाते हैं या नहीं, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन फ्यूल सेल के मैकेनिज्म के बारे में हमको थोड़ा जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द व्हीकल इज जनरेटेड ऑन बोर्ड थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन तो होगा ही भाई। जब हाइड्रोजन व्हीकल है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन तो होगा ही, तो इन दोनों का इस्तेमाल होगा। वन तो सही है, ओनली डायरेक्ट इमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इज वाटर वेपर। तो ये आप देखो कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने के बावजूद भी कि ओनली डायरेक्ट इमिशन इज वाटर वेपर, फिर भी ये सही है आपको, अगर आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पता हो तो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर इमिट करता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स, इसलिए ये प्रचलन में है, इसलिए इसको ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। हाइड्रोजन इज बर्न्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर टू जनरेट मैकेनिकल पावर। तो ऐसा नहीं है हाइड्रोजन जो है इनसाइड बर्न किया जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये तीसरा वाला तो गलत है भाई। और इसी तरह हमारा आंसर बी हो जाता है। आंसर बी है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसने क्या किया भाई, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, डिफाइंग बोथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल that is HFCVs and hydrogen internal combustion engine H2ICE vehicles. Hydrogen fuel cell electric vehicles FCEVs convert the chemical energy of hydrogen directly into electricity without combustion. तो बिना combustion के ही इसमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है। In a FCEV, hydrogen reacts electrochemically with oxygen inside the fuel cell, generating electricity that powers an electric motor. The principal byproduct of electrochemical reaction is water vapor and liquid water, making FCEV zero tailpipe carbon emission vehicle. तो ये जीरो टेल पाइप है। देखो भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी हो सकता है कि आप काट दो कि कुछ तो और निकलता हो, लेकिन नहीं, सिर्फ वाटर वेपर और लिक्विड वाटर H2O के अलावा कोई भी अदर एमिशन नहीं होता है, इसलिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। Burning hydrogen inside engine is a mechanism of hydrogen internal combustion engine ICE, not a fuel cell vehicle. तो ये उसमें गलत था, ठीक है। ये फ्यूल सेल व्हीकल में नहीं होता, ये हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन होता है, उसमें ये जलाया जाता है। फ्यूल सेल जो अलग टाइप से काम करता है। तो आंसर बी था। और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया, ये भी PIB से लिया गया है। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, ये हेडलाइन है, आप जाके पढ़ सकते हो, अच्छी आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी साइंस एंड टेक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेटरीज टेलीस्कोप्स आर लोकेटेड इन हैनले। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप HCT, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट MACE, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप और देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप। Select the correct answer using the code given below. A 1 and 4 only, B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3 only, D 1, 2, 3 and 4. अब हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 सेकंड के बाद हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग से इसको बना पाते हैं या नहीं।
तो ये हैनले के बारे में पूछ रहे हैं। हैनले एक जगह है, ये एक्चुअली लद्दाख में है। और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी डार्क नाइट करके कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें कि स्टार्स को स्टडी किया जाएगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे लाइट पॉल्यूशन बहुत ही कम है, और ये ऐसा प्लेसमेंट पे है कि यहाँ पे टेलीस्कोप्स वगैरह लगाए जाते हैं और यहाँ से ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेटरीज ज़्यादा बनाए जाते हैं और ऑब्जर्वेशन करना आसान होता है, और इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है। और यहाँ पे बहुत सारे हमारे टेलीस्कोप लगाए गए हैं। तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोबिल एक्सपेरिमेंट, मेष टेलीस्कोप, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप और देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो देवस्थल वाला जो है ना, ये आपके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए, या कह सकते हो या आपके लिए ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, इसके ऑड वन आउट। देवस्थल जो है ये ऐसा जगह लग रहा है जहाँ पे कुछ पिलग्रिम वगैरह से रिलेटेड हो, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो 4 को, क्योंकि हैनले में ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे पिलग्रिम हो, देव की स्थली हो। देव की स्थली 4 को एलिमिनेट करने पे हमारा 2 तो आराम से निकल जा रहा है, और हम 50-50 पे तो पहुंच ही गए हैं। अब जाके हम वाइज गेस ले सकते हैं, और ये हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है और यही न्यूज़ में था। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये भी हैनले में ही है, इसलिए हमारा आंसर तो सी है। लेकिन फिर भी आप अगर डिडक्शन से भी बनाए तो आप 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके 50-50 पे आराम से पहुंच जाएंगे। ये आंसर सी है। इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी ऑफ हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 25 साल हो गए हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप को लगाए हुए। ये हैनले में है, हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी एंड announcing plans to next generation telescope at the site. The Himalayan Chandra telescope is located at Henley. The Major Atmospheric Cherkov Experiment (MACE) is also located in Henley. और ये वर्ड देख के लग रहा है कि चेरनोकोव ये रसिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन में होगा। ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप ऑपरेट्स फ्रॉम हैनले। तो ग्रोथ इंडिया जो टेलीस्कोप है ये भी हैनले से ही ऑपरेट करता है। और ये देखो अब जो हमने एलिमिनेट किया था देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है, यहाँ पे देवभूमि, ऋषिकेश वगैरह है, हरिद्वार है, तो इसलिए ये ज़्यादा लॉजिकल है कि उत्तराखंड में है। तो सही डिडक्ट किया था हमने। और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया? ये भी PIB का एक आर्टिकल है। देखो यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर है, और सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इन हैनले। इसको आप पढ़ सकते हो जाके, अच्छी आर्टिकल। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 गवर्नेंस से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, PM विद्या लक्ष्मी प्रोवाइड्स बेनिफिट्स ओनली टू स्टूडेंट्स एडमिटेड ऑन द मेरिट टू डेजिग्नेटेड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस QHEI. Statement 2, students admitted through management quota and NRI quota are not eligible to avail benefits under the scheme. Which of the following is correct in respect of above statements? Both statement 1 and 2 are correct. Statement 2 explains statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Both statement 2 does not explain statement 1. But statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. Statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. ज़्यादा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेड हो गया, लेकिन ये असर्शन रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये भी है कि असर्शन में क्या होता है कि असर्शन हमेशा ही सही होता है। इसमें है कि स्टेटमेंट 1 सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, और उसके बाद अगर है भी तो 2 जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। समझ रहे हो? है ये असर्शन रीजनिंग टाइप ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है कि असर्शन भी रॉन्ग हो सकता है। तो एक लेयर ऑफ इसमें आपके लिए वर्क बढ़ जाता है कि आपको समझना होगा कि ये सही भी है और एक्सप्लेन भी करता है इस तरह से। तो अब आप पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको जनरल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि विद्या लक्ष्मी स्कीम है, तो स्कीम्स और गवर्नेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चंस में तुक्काज लगा पाना, तिकड़म लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर भी हम ट्राई करेंगे। प्रोवाइड बेनिफिट टू ओनली 2 स्टूडेंट्स,
एडमिटेड ऑन मेरिट टू डेजिग्नेटेड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये चाहिए। तो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है गोलमोल। स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू मैनेजमेंट कोटा एनआरआई कोटा नॉट एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स अंडर स्कीम, ये भी सही लग रहा है भाई, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा, अगर आप पढ़े हो कॉलेज में, मतलब जहाँ मैनेजमेंट कोटा होता हो, तो वहाँ जानते होंगे कि उनको ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है, उनको सरकार के सब्सिडीज भी नहीं मिलते। तो इसीलिए विद्या लक्ष्मी स्कीम है तो सरकारी है, तो इसमें मैनेजमेंट कोटा को इंक्लूड ना किया जाए तो ये सही लग रहा है। इस हिसाब से हम अपन ए पे पहुंच सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो राइट आंसर यहाँ ए है। एक्सप्लेनेशन पीएम विद्या लक्ष्मी इज इंटेंडेड टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स डू नॉट prevent meritorious students from pursuing higher education in designated quality higher education institutions। तो विद्या लक्ष्मी क्या करेगा कि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली उतने वेल टू डू नहीं है उनको हेल्प करेगा ताकि वो अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ पाए। द स्कीम इज अवेलेबल ओनली टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर मेरिट बेस्ड एडमिशन टू डेजिग्नेटेड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस QHEI। तो ये भी सही है। Students admitted through management quota, NRI quota, similar merit-based categories are not eligible under the scheme। ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, ये उसी का रिपीटिशन है। और ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इसमें दिया गया है। इसको आप लोग पॉज करके भी देख सकते हैं, और फिर ये PIB का आर्टिकल है उसमें भी दिया हुआ है, तो उससे भी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से। ये अच्छी आर्टिकल है। एक्चुअली PIB बैकग्राउंडर करके एक सीरीज लॉन्च किया है PIB ने, ये रिसेंटली लॉन्च किया है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, मतलब 2-3 महीने या ऐसे कुछ हुआ है। इसमें जो भी आता है ना वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये लोग, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेनर सीरीज आती है, या फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट द हिंदू का आता है। ये सब अगर आपको मिले कहीं तो हॉलिस्टिकली किसी भी टॉपिक को समझाते हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसी तरह PIB बैकग्राउंडर है, इसको भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है MCQs का। अगर आपको PDF चाहिए MCQs के और सॉल्यूशंस के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ स्कैन करके आपको मिल जाएगा, ये हमारा नाम है। और थैंक यू फॉर